जी हाँ विद्यार्थियों, हम उसी क्रम में अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार। मूल अधिकारों के हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इनका हमने पिछले व्याख्यान में विश्लेषण किया था। उसी क्रम में अब हम तीसरा जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को दिया गया है वह है शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार। यानी यह प्रबंध उपबंध करता है अनुच्छेद 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24। इसमें शोषण के विरुद्ध यानी किसी भी व्यक्ति को हम शोषण की स्थिति में नहीं देख सकते हैं। किसी भी बच्चे को, किसी भी इस तरह के असमर्थ को हम शोषण करें, अगर उसको शोषण करता हुआ देखें तो वो कानूनी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से अनुचित है और वह हेय है। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शोषण के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ध्यान रखें आप, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। यानी मानव का व्यापार करना गलत तरीके से और जबरदस्ती उसको श्रम के लिए तैयार करना, इस पर प्रतिबंध या इस पर प्रतिषेध किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। अनुच्छेद 24 इसी में है, शोषण के विरुद्ध में। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी छोटे बालकों को जो नाबालिग हैं उनको कारखानों में या ऐसे गलत स्थानों पर नियोजन या कार्य करने के लिए उनकी मजबूरी होती है और उनको फैक्ट्रियों में लगा देना, कहीं इस तरह के जोखिम भरे स्थानों पर उनको कार्य लेना, तो वो एक तरह से उनके खिलाफ बहुत ही गलत कार्य होगा। उनके जो शोषण है उसके विरुद्ध हमें ये अधिकार दिया गया है, तो ये ध्यान रखने वाला बिंदु है। इसी क्रम में अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक का उपबंध किया गया है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ सीधा सीधा अर्थ है कि धर्म के क्षेत्र में किसी भी प्रकार किसी को दबाव में, किसी भी प्रकार किसी को अपने द्वारा प्रभावित करना या उसे प्रताड़ित करके उसको अपने उसमें लेना, तो ये सब निषेध किया गया है। देखिए, जो स्वतंत्रता है वह धर्म की व्यक्तिगत है, वह किसी को भी प्रताड़ित नहीं करेगी। सब अपने अपने धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, उसको मानने में, उसको पालन करने में। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम देखते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण की, यानी धर्म के माध्यम से, धार्मिक क्षेत्र के माध्यम से व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से अंतःकरण के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, कर सकता है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी की छूट दी गई है। यानी भारतीय संविधान इस बात का प्रबंध करता है कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी की छूट, यानी कुछ सीमा तक जो धन है उसको हम उसमें ले सकते हैं, उससे अधिक है तो उसकी फिर कर अदायगी की छूट दी जाएगी। राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी किसी भी धर्म या समुदाय द्वारा निजीकरण के क्षेत्र में शैक्षिक जो प्रतिष्ठान होते हैं, उनमें संस्थान होते हैं, कोई विशेष रूप से धार्मिक ज्ञान या शैक्षिक क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा, इसको निषिद्ध किया गया है। यानी ये नहीं है कि अगर वह एक समुदाय का या एक धर्म का है तो उसमें अन्य धर्म का विद्यार्थी अध्ययन के लिए या अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इस चीज़ का प्रसिद्ध किया गया है। यानी वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसमें सभी धर्मों को प्रवेश देना इस तरह से उचित माना गया है। फिर है पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
का जो अनुच्छेद प्रबंध है वह अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कराता है। तो इसमें अनुच्छेद 25 और 30 इस तरह का प्रबंध करते हैं। और संस्कृति शिक्षा के अंतर्गत यानी प्रत्येक भाषा, लिपि आदि संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करें, उनसे संबंधित ये अनुच्छेद दिया गया है। फिर अंतिम है इसमें जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इनका संरक्षक है। उपरोक्त जो भी दिए गए अधिकार हैं उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसके लिए निर्धारित किया गया है। इस अधिकार के संबंध में जो क्रियान्विति है वह सभी अधिकारों के संरक्षण हेतु निर्धारित है। कोई भी कानून अवैध है तो उसे न्यायालय के माध्यम से अवलोकन करना इसी में आता है। अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है कि जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय व आत्मा है। यानी इस अनुच्छेद को जो 32 है उसे संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार भूतपूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने भी लिखा है, भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण है यहाँ यह, यानी ये जो लक्षण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या ये अधिकार है, ये अपने आप में भारतीय संविधान की सबसे बड़ी लक्षण या सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है गजेंद्र गढ़कर भूतपूर्व न्यायाधीश जी द्वारा। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 5 प्रकार के लेखों के माध्यम से भी यही जारी करता है। इस अधिकार के अंतर्गत ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं संविधान के मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में। तो ये जो रिट हैं ये अपने बीए स्टैंडर्ड के हिसाब से एवं मूल रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं और इनका आने का जो सिलसिला है वो प्रत्येक एग्जाम में बना रहता है। इसको देखते हुए भी इनको अपनी स्मृति में रखना और बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करके उनके शब्दों को अपने जहन में रख करके और उनको सही तरीके से लिखना है, याद करना है। तो इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अंग्रेजी में है हैबियस कार्पस, अर्थात सशरीर उपस्थित होना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसका उद्देश्य अवैध गिरफ्तारी को रोकना है। यानी कोई भी बंदी बना लिया है तो उसको 24 घंटे के अंतर अंतर न्यायालय में पेश करना होगा और उसको यह सिद्ध करना होगा कि हमने इस कारण से इसको गिरफ्तार किया है। तो यह इसका टाइम पीरियड होता है, उसके अंतर्गत उसको न्यायालय में पेश करना ही अति आवश्यक है। दूसरा है परमादेश, मैंडामस। इसका सीधा सीधा अर्थ है आज्ञा देना। इसके तहत लोक प्राधिकारियों को अपने वैध कर्तव्यों का पालन करने हेतु बाध्य किया जाता है। फिर है निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन। किसी कार्य को करने से रोकना। उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को उन कार्यों को करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसके अंतर्गत इसका जो शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, यानी अधिकार के बारे में पूछा जाता है। सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया हो, उस स्थिति में यह रिट जारी की जाती है। ये सारे जो रिट हैं, लेख हैं, पिटीशन हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। फिर है उत्प्रेषण। ये उत्प्रेषण है शहरीश्वरी। इसका अर्थ है मैं ऐसा करता हूँ। यह न्यायिक रिट है। न्यायिक या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। न्यायिक शक्ति के दुरुपयोग पर यह नियंत्रण लगाने का कार्य करती है। अतः ये लेख न्यायिक व
जीवन में विविध स्थितियों में काम आने वाले माने जाते हैं। अब इसी क्रम में देखिए, मूल रूप से 7 थे, जिसमें से 6 रह गए। एक संपत्ति वाला जो कानूनी दर्जा दे दिया गया, लेकिन एक 7वें स्थान पर इसमें जोड़ा गया है, जो दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। अब अनुच्छेद 21 के बाद 21A के रूप में जोड़ा गया है, जिसके तहत राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करेगा और वह बाध्यक होगा। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू भी कर दिया गया है। तो ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में ध्यान रखने वाला तथ्य है कि शिक्षा का जो अधिकार है प्रारंभिक स्तर पर, प्राथमिक जो शैक्षिक वातावरण है उसमें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए यानी राज्य सरकार को यह जिम्मेदाराना अपना कृत्य करना होगा कि जिसमें वह निःशुल्क तरीके से उनको शिक्षा का प्रबंध करें, शिक्षा का व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करें। और उन बच्चों की उम्र होगी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक। इसे 1 अप्रैल 2010 के द्वारा लागू भी कर दिया गया है। तो इस तरह से ये मौलिक अधिकारों का हम सामान्य तरीके से वर्णन करने के बाद यह अपेक्षा करते हैं कि ये आपके अकादमिक एग्ज़ाम, एक प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आपके हित में होंगे और इनको अध्ययन करके एक बार अपनी स्मृति में रख करके और इनसे कई प्रकार के अपने जो उत्तर हैं, कई प्रकार के प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें आसानी से मिलने की स्थिति बनती रहती है। और ये यहीं पर इसको हम अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।